नमस्कार, मैं मनु पवार। आपको ध्यान होगा कि देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर एन नारायण मूर्ति ने कुछ समय पहले एक बयान देकर अपनी भारी फजीयत करा डाली थी। बहुत आलोचना उनकी हुई थी। उन्होंने ज्ञान दिया था कि आज के युवाओं को सफल होने के लिए हर हफ्ते लगभग 70 घंटे काम करना चाहिए। इसका मतलब यह निकलता है कि अगर किसी कंपनी में 5 डेज का वीक है तो वहां काम करने वाले युवाओं को 14 घंटे रोजाना काम करना चाहिए, और अगर किसी कंपनी में 6 डेज का वीक है तो करीब 13 घंटे रोजाना उनसे काम लिया जाना चाहिए। यानी नारायण मूर्ति चाहते हैं कि आदमी जो है वो मशीन हो जाए। लेकिन इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T उसके CMD SN सुब्रमण्यम तो इस मामले में इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति साहब से भी कई कदम आगे निकल गए थे। इसी साल की शुरुआत की बात है, जब यानी जनवरी 2025 की, जब उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों से कहा था कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आपको रविवार के दिन यानी छुट्टी के दिन ऑफिस नहीं बुला पा रहा हूं। सच कहूं तो अगर आप रविवार के दिन भी काम करेंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। आप घर पर बैठकर क्या करेंगे? कब तक आप अपनी पत्नी का चेहरा देखेंगे, या कब तक आपकी पत्नी आपका चेहरा देखेगी? कम ऑन, ऑफिस आओ और काम करो। मतलब इंसान की वर्क लाइफ बैलेंस और मानसिक सेहत की ऐसी तैसी करा दो। लेकिन आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि नैनीताल में कभी घोड़े खच्चरों तक को वीकली ऑफ मिला करता था। जी हां, सही सुना आपने, घोड़े खच्चरों को भी वीकली ऑफ का प्रावधान था, और यह नियम स्ट्रिक्टली फॉलो होता था, बाकायदा। हालांकि ये आज की बात नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, पुरानी बात हो गई। नैनीताल को अंग्रेजों ने ही बड़े कायदे से बसाया और संवारा। किसी दौर में नैनीताल यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी आज के उत्तर प्रदेश की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने यहाँ के लिए काफ़ी सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और उन्हें बाकायदा लागू भी किया गया। उस जमाने में नैनीताल में सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी कुछ नियम कायदे तय किए गए थे। इसका जिक्र प्रयाग पांडे की किताब नैनीताल एक धरोहर में भी मिलता है। इसमें लिखा गया है कि 1937 में मेजर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट ने म्यूनिसिपैलिटी की बैठक में घोड़े, खच्चर और गधों को संचालित करने के लिए 4 जानवरों पर एक व्यक्ति रखने का प्रस्ताव रखा। यही नहीं, इन जानवरों को जुलाई और अगस्त महीने को छोड़कर प्रत्येक शुक्रवार को अवकाश देने का प्रस्ताव पेश किया गया। ये जिन मेजर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का जिक्र इस किताब में आया है वो नैनीताल म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर हुआ करते थे। तो नैनीताल में अंग्रेजों के जमाने में घोड़े, खच्चर और गधे को भी वीकली ऑफ मिला करता था, और आज देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के फाउंडर या CEO अपने कर्मचारियों से अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके लिए कामकाजी हालात गधों से भी बदतर रहें, वो संडे को भी काम करने दफ्तर आ जाएं। कमाल की बात है। वैसे उन दिनों नैनीताल में घोड़े खच्चरों की उपयोगिता बहुत थी। वो यातायात का प्रमुख साधन तो थे ही, सामान ढोने के लिए भी वे लोगों या कहें तो अंग्रेजों की जरूरत हुआ करते थे। नैनीताल में तो साल 1893 में तांगे चलने लगे थे, लिहाजा घोड़ों की उपयोगिता हमेशा बनी रही। ये मल्लीताल की एक पुरानी तस्वीर में भी आपको घुड़सवार दिख रहा होगा। नैनीताल सड़क मार्ग से जुड़ा 1915 में जब काठ गोदाम नैनीताल सड़क बनाई गई थी, लेकिन उससे पहले तक यहां तक पहुंचने के लिए तांगे ही प्रमुख साधन हुआ करते थे। लिहाजा उस दौर में घोड़े खच्चर नैनीताल के जीवन का बहुत जरूरी और बहुत अहम हिस्सा थे। नैनीताल में अंग्रेजों ने जानवरों के लिए कई और भी दिलचस्प नियम तय किए हुए थे, जैसे कि यहां उस दौर में ऊंट पर टोल टैक्स लिया जाता था। मतलब अगर कोई बाहर से ऊंटों को किसी काम के लिए ला रहा है या ऊंटों में सामान ढोकर लाया जा रहा है नैनीताल में, तो ऊंटों की नैनीताल में एंट्री कराने के लिए बाकायदा टोल टैक्स देना पड़ता था। और टोल टैक्स
तब के हिसाब से बहुत महंगा था। पूरे 12 आना यानी 75 पैसे। बाद में यानी 1936 में नैनीताल में ऊंट पर टोल टैक्स 12 आना यानी 75 पैसे से घटाकर 8 आना यानी 50 पैसे कर दिया गया। मतलब कि ऊंट वालों को 25 पैसे की राहत दी गई थी। तब 1936 की बात है। 1936 में ब्रिटिश राज में ही नैनीताल म्यूनिसिपैलिटी की एक मीटिंग में एक और दिलचस्प फैसला हुआ था। और वो फैसला क्या था? बकरियों पर टैक्स लगाने का। जी हां, बकरियों पर टैक्स। लेकिन भला क्यों? इसका जिक्र भी प्रयाग पांडे की लिखी किताब नैनीताल एक धरोहर में मिलता है। इसमें लिखा है, नगर पालिका के तत्कालीन सदस्य मेजर एडवर्ड जेम्स कॉबेट ने 1936 में नगर पालिका की बैठक में बकरियों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एडवर्ड जेम्स कॉबेट का कहना था कि बकरियों से नगर पालिका तथा निजी वनों को क्षति पहुंच रही है, जिसे देखते हुए नगर पालिका द्वारा प्रति बकरी प्रति माह 8 आना कर लगाने का निर्णय लिया गया। तो 1936 में नैनीताल में बकरियों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया था। साल भर तक इसके असर का आकलन किया गया। तो जिनके पास बकरियां थी उनकी ओर से कुछ चिंताएं, कुछ शिकायतें म्यूनिसिपैलिटी के सामने रखी गई। तब 1937 में मेजर एडवर्ड जेम्स कॉबेट के प्रस्ताव रखे जाने के बाद ही यह तय किया गया कि 1937 में नैनीताल नगर पालिका ने बकरी के साथ 3 महीने से कम उम्र के छौने यानी बकरी के बच्चे को कर मुक्त करने का निर्णय लिया। मां के साथ 3 महीने की उम्र तक के बकरी के बच्चे कर मुक्त हो गए थे नैनीताल में तब। आज ये बात सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है और हैरानी भी हो सकती है, लेकिन अंग्रेजों के दौर में नैनीताल में बकरी पालने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था। उस दौर में अंग्रेजों ने नैनीताल को साफ सुथरा रखने और यहां के पेड़ पौधों को बचाने के लिए सारे जतन किए। वैसे नैनीताल में ज्यादातर अंग्रेजों का ही वास था, तो उन्होंने नैनीताल में रहने वालों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रखने के लिए एक नियम यह भी बनाया था कि नैनीताल में कोई भी फल और सब्जी बिना धुले नहीं आ सकती थी। 1940 में नैनीताल आने वाले फल और सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में धोकर ही नगर में आने देने का नियम बनाया गया। इसकी निगरानी के लिए नैनीताल के जो भी एंट्री पॉइंट्स थे उनमें म्यूनिसिपैलिटी के हेल्थ इंस्पेक्टरों की निगरानी में चौकियां बनाई गई बाकायदा। इन चौकियों में पोटेशियम परमैंगनेट युक्त पानी के बड़े बड़े टब होते थे। नैनीताल में लाए जाने से पहले फलों और सब्जियों को इन टबों में धोया जाता था। इसके बाद ही बिक्री के लिए इन्हें अंदर नगर में प्रवेश करने दिया जाता था। तो इस तरह अंग्रेजों ने नैनीताल की एक आदर्श हिल स्टेशन के रूप में हैसियत बनाए रखी, उसे मेंटेन किए रखा। इसके पीछे भले ही उनका प्रकृति प्रेम भी रहा हो, लेकिन उनका लालच और उनकी जरूरत भी थी। उन्होंने झील की नगरी नैनीताल में अपने लिए एक यूरोप खोज निकाला था। तो जैसा प्रयाग पांडे भी लिखते हैं कि अंग्रेजों ने नैनीताल को कंट्री रिट्रीट यानी उच्च वर्ग के लिए शांत और एकांत नगर के रूप में बसाया और विकसित किया। आज नैनीताल के जो हाल हो गए हैं वो सबके सामने हैं। अतीत से सबक लेना तो हमने छोड़ ही दिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का लिंक दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहें तो मैं अपना QR कोड दे रहा हूं, इसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी आर्थिक मदद आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इससे मुझे आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाते रहने में सहायता मिलेगी। और जाते जाते फिर से याद दिला दूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि मेरे हर नए वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन टन से आपके मोबाइल फोन पर बज जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।